बहू तुझे कितनी देर पहले बोला था कि खाना बनाकर तैयार रख देना, मेहमान आने वाले हैं, और तूने अब तक खाना नहीं बनाया। मम्मी जी मैंने तो खाना बना दिया है। अरे लेकिन काजू की सब्जी कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पनीर और सोया चाप की सब्जी रखी है। कितनी बार बोला था, एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए काजू की सब्जी जरूर होनी चाहिए। तू सारा इंप्रेशन खराब कर देगी। अभी मेहमान आया नहीं, जल्दी से काजू की सब्जी बना दे। शांति ऑर्डर देकर वहां से जाती है और पायल मुंह फुलाकर वहां से जाती है। क्या बात है दीदी, आज आप इतने गुस्से में क्यों आ रही हैं? फिर से कुछ बात हुई क्या मम्मी जी के साथ? अरे बिल्कुल, होना क्या था, हमने 2 सब्जी बना दी, लेकिन फिर भी इनके लिए काफी कम पड़ रही है। अभी कह रहे हैं सिर्फ ये काफी नहीं है, हमें अभी काजू की सब्जी भी बनानी है। सच में इन लोगों के ना नखरे पूरे ही नहीं होते। अरे अगर इतनी सारी सब्जी बनेगी और ऐसा होगा तो बजट कहाँ आसमान छू जाएगा। मुझे तो नहीं लगता इन लोगों को समझाना आसान बात है, बहुत ही मुश्किल मामला है। उसके बाद दोनों आगे काजू की सब्जी बनाती है। घर में मेहमान आते हैं और उन्हें बढ़िया शानदार खाना परोसा जाता है। लीजिए, खाना खा लिया, आपके लिए स्पेशल काजू की सब्जी भी बनाई है और साथ में शाही पनीर और चाप की सब्जी भी है। जी बिल्कुल, खाना शुरू कीजिए, उसके बाद फिर मीठा खाएंगे। मीठे में खास रस मलाई बनवाई है। सब खाना खाने लगते हैं और वो खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकते। उसके बाद मीठे में सबके लिए रस मलाई भी लाई जाती है। मैं तो कह रही हूँ बहन जी, भाई साहब, आप दोनों जैसा आज की दुनिया में कोई नहीं मिलता। अरे सबके लिए आप कितना करते हैं, सबका खाने पीने से लेकर हर चीज तक का कितना ध्यान रखते हैं। आखिर ऐसे संस्कार आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं? बस ये हमारे तो यही संस्कार है, अभी तक बरकरार है। अपना तो सिंपल है, सबकी खातिरदारी बढ़िया होनी चाहिए। इसीलिए तो दूर दूर तक आप लोगों का नाम चलता है। हर कोई कहता है आपकी जैसी खातिरदारी तो कोई और कर ही नहीं सकता। मेहमान बहुत तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद देखा ना तुम दोनों ने, कैसे मेहमान हमारी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इसीलिए कह रही थी मेहमानों के लिए जरा अच्छे से खाना बना दिया करो। बिल्कुल, उन लोगों के चेहरे से तो खुशी गायब ही नहीं हो रही थी और कितने मजे से खाना खा रहे थे। पायल धीरे से नेहा को कहती है, मजे से खाना तो खाएंगे ही ना, फ्री में इतना अच्छा काजू पनीर जो खाने को मिल रहा था। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं मम्मी जी, हम तो कह रहे थे ठीक है, मेहमानों को खाना अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा खाना बनाने के लिए बजट भी तो अच्छा खासा लग रहा है ना, फिर हमें बाकी चीजों में प्रॉब्लम होती है। अरे तुम दोनों के ना हमेशा के यही नखरे रहते हैं, जब देखो बस मना करती हो और चिक चिक करती हो। लगता है तुम दोनों का खाना बनाने का मन ही नहीं करता। शांति खरी खोटी सुना देती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन और आरव अपने ऑफिस से जब दोस्तों के साथ वापस आ रहे थे तो, अरे यार, आज तो मेरे घर पर मेरी पत्नी नहीं है, खाना कैसे खाऊंगा समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो बिल्कुल अकेला रहता हूँ, मुझे तो खुद ही खाना बनाना पड़ता है। कर दी ना तुम दोनों ने पराये वाली बात। अरे हम दोनों कब तुम्हारे काम आएंगे? चलो हमारे साथ घर चलकर खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारा घर बहुत दूर पड़ जाता है, फिर वहां से इतनी दूर रात को घर वापस जाएंगे, काफी देर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई, हम तो बाहर ही खाना खा लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों बाहर खाना खाओगे तो फिर हम दोनों भी तुम्हारे साथ खा लेंगे, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और हमारी तरफ से तुम्हें बढ़िया पार्टी देंगे हम। क्या बात है मेरे दोस्त, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। उसके बाद सब बढ़िया रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, वहां पर बढ़िया खाना खाते हैं। यहाँ का खाना तो वाकई बहुत शानदार और लाजवाब है, इसीलिए तो हम यहाँ बार बार आते हैं। सब डिनर करके अपने अपने घर जाते हैं। ड्राइंग रूम में पायल और नेहा रोहन और आरव के आने का इंतजार कर रही थी। उन दोनों के आते ही, आज आप दोनों को आने में इतनी देर कैसे होगी? अरे कुछ नहीं, बस हम दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए थे। क्या कहा? आप दोनों बाहर खाना खाकर आ गए और आप दोनों ने हमें बताना जरूरी तक नहीं समझा? अरे बीवी साहिबा, कैसी बात कर रही हैं आप? अभी तो हमने आपको बताया और फिर भी आप कह रही हैं हमने आपको बताना तक जरूरी नहीं समझा। सच में भाभी, आप भी कमाल करती है। हे भगवान, हम मजाक के मूड में नहीं है। हमारे कहने का मतलब है आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि हमने अब बता दिया।
अगर आप हमें पहले बता देते तो हम आपके लिए खाना नहीं बनाते, और हमने इतना सारा खाना बनाकर जो रख दिया है। वैसे भी आप लोगों को तीनों समय भारी भरकम खाना खाना होता है, आपको पता भी है अब कितना ज्यादा खाना वेस्ट होगा। वैसे भी हमने 3 तरह की सब्जी बनाई थी। अरे कोई बात नहीं, आप लोग खा लेना या किसी को दे देना, और थोड़ा बहुत खाना अगर वेस्ट हो भी जाएगा तो क्या होगा। आप लोगों के लिए तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं, लेकिन बजट की बहुत भारी मार पड़ जाएगी हमारे ऊपर। आप लोगों को इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। ऐसे भी खाने से कितना ही बजट अनकंट्रोल हो जाएगा। इतना कहकर दोनों रूम में चले जाते हैं। यहाँ किसी को भी कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है, सिंपली भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है बस। चलिए दीदी, हम भी खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह बच्चों को भी जल्दी स्कूल भेजना है। पायल और नेहा दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। दिन गुजर रहे थे और एक दिन बच्चों के स्कूल का सामान लाते हैं, जिसमें काफी खर्चा हो जाता है। अरे ये सब क्या है, कितना ज्यादा खर्चा कर दिया। भला इतना महंगा भी कोई स्कूल का सामान आता है? क्यों नहीं आता है? महंगाई आसमान छू रही है, और बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है। हमने अभी ट्यूशन फीस भी दी है बच्चों की, साथ में स्कूल के लिए नोटबुक है, कवर है, चार्ट पेपर है, कलर्स और भी बहुत सारे सामान है। तो ये सब चीजें कोई सस्ती थोड़ी ना आती है। हाँ माना सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए ना। वाह मिस्टर पतिदेव जी, क्या बात कही आपने। जिन खर्चों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पर तो कंट्रोल करना नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उन पर कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। ओ प्लीज, अब तुम बार बार घूम फिर कर खाने पीने पर मत आ जाना। कोई बात नहीं, मुझे आने का कोई शौक भी नहीं है। वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा होता है। तो किससे कहा था तुम्हें भैंस के आगे बीन बजाने के लिए? कहीं टैलेंट शो में बजाती तो पैसे तो मिल जाते। ओ प्लीज, कोई अच्छा जोक नहीं था। अगले दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे बहू इधर तो आना जरा। पायल और नेहा वहां आते हैं। जी पापा जी। बेटा इनसे मिलो, हमारे दूर के दोस्त है। इनके लिए बढ़िया सा पहले चाय नाश्ता बना दो, चाय के साथ बढ़िया समोसे कचौड़ी सब बना देना, और उसके बाद बढ़िया सा खाना ले आना। अरे कोई बात नहीं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कैसे, कौन सा हम रोज रोज मिलते हैं। अब हमारे घर पर आए हो तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। पायल और नेहा दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी करती हैं। अब देखना, कुछ दिन बाद हमारे ऊपर ही इन सब चीजों का बिल फूटने वाला है। आधा बिल तो मेरे ऊपर कुछ दिन पहले ही फूट चुका है। बच्चों की बुक्स और बाकी चीजों में खर्च हो गया, तो कह रहे थे हमें थोड़ा देख कर करना चाहिए। लेकिन खुद कभी अपने दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को होटल में पार्टी देते, तो कभी घर पर बुलाकर इतना महंगा खाना खिलाते, उसका कुछ नहीं। हाँ दीदी, अब क्या ही कर सकते हैं। पायल और नेहा पहले चाय के साथ समोसे और कचौरी बनाकर परोसती हैं। उसके बाद अच्छा शानदार खाना बनाया जाता है। शाम को सब बात करते हैं। तुम्हें पता है हर कोई हमारी कितनी तारीफ कर रहा था कि हम कितना अच्छा खाना सबके लिए बनाते हैं। दूर दूर तक हमारे चर्चे चल रहे हैं। हाँ मम्मी, और आपको पता है बुआ जी और फूफा जी तो हमसे बहुत ज्यादा खुश होकर गए थे, इसीलिए तो हर कोई बार बार हमारे पास आता है। अब अगले हफ्ते चिंटू का भी बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना हम उसके बर्थडे की शानदार पार्टी रख लेते हैं। सभी अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को बुलाएंगे। हाँ मजा आएगा, एकदम ग्रैंड पार्टी करेंगे, फिर देखना सबके होश उड़ जाएंगे। बिल और बजट देखने के बाद तो होश हमारे उड़ने वाले हैं। क्या बात है, कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं कुछ नहीं मम्मी जी। पता नहीं हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ कहती हो। मच्छर मम्मी जी, मच्छर बहुत हो रहे हैं, कान के पास आकर भिन भिन आने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कोई कुछ बोल रहा है। वैसे मैं कह रही थी कि हमें इतना बड़ा ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है। यहाँ आसपास या कोई भी रिश्तेदार ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। अरे तुझे क्या पता, मेरे पोते की बर्थडे पार्टी है तो सबको लगना चाहिए कि आखिर हमने क्या किया। अब ऐसे ही ना थोड़ी हम बिल्कुल सुना सुना बर्थडे मना सकते हैं। लेकिन मम्मी जी, इन सब खर्चों की वजह से ही हमें फिर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है और भी बहुत खर्चे हैं, फिर बाकी खर्चों के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब खाने पीने में क्या खर्चा है, बल्कि बाकी बच्चों के लिए तो मैं कंट्रोल करना चाहिए। शांति उल्टी बात पायल और नेहा पर भी डाल देती है और बाद में दोनों, मतलब इन लोगों को घुमा फिरा कर हम लोगों पर ही बात डालनी होती है। अरे इसीलिए तो मैं इनसे ज्यादा कुछ कह नहीं रही थी। इन्हें हमारी बात माननी नहीं होती तो इनसे बोलने का कोई फायदा भी नहीं है ना। कुछ दिन बाद चिंटू रोहन के पास जाता है। पापा मुझे स्कूल ट्रिप पे जाना है, पैसे चाहिए। बेटा अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जब सैलरी आएगी तो दे दूंगा।
सैलरी तो अगले मंथ आएगी और ट्रिप के पैसे इस महीने जमा करवाने हैं। क्या यार, लेकिन क्या करे, अभी इतने पैसे नहीं है। इसका मतलब मैं स्कूल ट्रिप पर नहीं जाऊंगा। इस बार एडजस्ट कर लो बेटा, अगर होता तो मैं कहीं से एडजस्ट करके पैसे जमा करवा दूंगा, वरना कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना। आपने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और मुझे नहीं भेजा, अब मुझे जाना ही नहीं है। चिंटू रोता हुआ वहां से चला जाता है। देखिए, इस बार बेचारे बच्चे का फिर से दिल टूट गया। अब कैसे भी कीजिए उसे ट्रिप पर जाने दीजिए, वैसे भी वो कहीं नहीं जाता। हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ, लेकिन तुम भी जरा खर्चों पर कंट्रोल करो। कुछ दिन बाद जब मंथ एंड होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतने पैसे जा कहाँ रहे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अभी महीना खत्म नहीं हुआ और इतने पैसे नहीं कि हम ठीक से कुछ कर सके। क्योंकि पहले ही हम सारे पैसे सबको खिलाने पिलाने में उड़ा जो चुके हैं। बस तुम्हारे पास तो घूम फिर कर वही बात आती है, लेकिन और खर्चों पर कंट्रोल नहीं करना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इसके अलावा और खर्चे कहाँ हो रहे। बच्चों की ट्रिप की इच्छा पूरी नहीं होती, बाकी खर्चा हम करते नहीं, फिर भी सारा ब्लेम हमारे ऊपर। जो खर्चा हम करने से मना कर रहे हैं वो आपको करना नहीं, क्योंकि सारा खर्चा तो वही हो रहा है। लेकिन अब वो खर्चा भी तो जरूरी है ना। इस तरह घर वाले भारी खाने की आदत से बाज नहीं आते, खुद तो खाते ही हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। कुछ दिन बाद घर पर चिंटू की अच्छी बर्थडे पार्टी रखी जाती है। अरे शांति, तेरे घर की पार्टी में तो मजा आ जाता है। क्या स्वादिष्ट व्यंजन लगाती है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम सबके लिए ही तो लगाया है, खूब खाओ और एंजॉय करो। कुछ दिन बाद नेहा आरव को कहती है, मुझे 2000 चाहिए। लेकिन अब किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे एक साड़ी खरीद कर लानी है, फंक्शन में जाना है। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने मुझसे 5000 लिए थे। हाँ, तो मैंने साड़ी खरीदने के लिए थोड़ी ना लिए थे, वो तो मैंने रसोई खर्च के लिए लिए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम इतने पैसों का करती क्या हो। तुम्हें पता भी है बजट कितना आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है भाई। वेरी गुड, खुद सारी ऐसी बातें करके सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। जब आप लोग घर में इतना महंगा खाना सबको खिलाएंगे और बाहर होटल में पार्टी देंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो तुम्हें बाकी सब खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए। अब घर में कोई मेहमान आएगा तो उन्हें तो अच्छा खाना खिलाना ही होगा ना। हाँ, मैं मानती हूँ किसी के आने पर उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए और मैं उन्हें खाना खिलाने से मना भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए सबको खाना खिलाना सही नहीं है। अरे बस करो, बार बार इस बात पर झगड़ा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने, मेरा रात का खाना मत बनाना। हाँ, फिर से होटल का बिल खुद भर कर आएंगे। तो क्या हुआ, आपस में दोस्ती यारी और रिश्तेदारी निभानी है तो इतना तो करना ही पड़ता है। इस बार मंथ एंड पर फिर से सबको बाकी खर्च निकालने पर बड़ी परेशानी होती है। बस अब 2 दिन बाद जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनका खर्च कैसे निकलेगा। हाँ, हमने तो बोला था बहुत सारे पकवान बनाएंगे। उनको पकवान खिलाने के चक्कर में हम कंगाल हो जाएंगे। क्या कहा, कुछ बोला क्या तुमने? नहीं मम्मी जी, वैसे मैं एक बात कह रही थी, जैसे आप लोग हमेशा दूसरों को इतनी दावत देते हैं और इतना खाना खिलाते हैं। ला जी, फिर से घूम फिर कर उन्हीं पर बात आ गई। देखो, तुम फिर से उन्हीं सब बातों को लेकर शुरू मत हो जाना। अरे नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, इस बार कुछ अलग कह रही हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी ये लोग आप लोगों को इस तरह दावत पर नहीं बुलाते, ना ही घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। अरे दीदी, कोई भला हमें खाने पर क्यों बुलाकर इतना खर्चा करेगा। वो तो बस हम ही हैं जो उनके लिए इतना महंगा खाना बनाते, इसीलिए तो सब खुश होकर जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो लोग भी हमें दावत पर बुला सकते हैं, लेकिन अभी उनके यहाँ कोई फंक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप एक बार बस उन्हें नॉर्मल कॉल करके उनके घर पर खाने के लिए पूछ लीजिए। एक बार देखते हैं क्या वो हमें भी बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या अर्ज है, क्यों नहीं बुलाएंगे। शांति अपनी पहली रिश्तेदार को कॉल करती है। हाँ बोल शांति, कैसे याद किया? क्या फिर से तुम्हारे घर पर कोई दावत है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो हमारे घर पर नहीं है। मैं सोच रही थी क्यों ना अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर पर खाने के लिए आ जाऊं। अरे नहीं नहीं शांति, अभी तो मैं घर पर नहीं हूँ, तो ऐसा कम ना हम फिर बाद में कर लेंगे। इतना कहकर सुनीता कॉल कट कर देती है। कोई बात नहीं, चाची शायद सच में बाहर होगी, हम बुआ जी को कॉल करते हैं ना। रोहन अपनी बुआ को कॉल लगाता है। हाँ हाँ ठीक है, कल आ जाना। कॉल कट होने के बाद, देखा, मैंने कहा था ना,
अगले दिन सब बुआ के घर मिलने जाते हैं। अरे तुम तो सबके सब एक साथ आ गए, मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो तुम्हारे लिए दाल चावल बनाए थे। सिंपल खाना खाकर सब घर वापस आ जाते हैं। अब उन्होंने जब सामने से सभी को खाने के लिए बोला तो कोई मना कर देता, कोई खाने में कुछ ज्यादा देता नहीं। ये सब देखकर देखा ना, हमने आपको पहले ही कहा था, दूसरों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता। आप उनके ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे थे और वो सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब उन लोगों की देने की बारी आई तो सबने कैसे मुंह पर आसानी से मना कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम किसी भी कारणवश ये दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची कर देते, जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से ही तो हमें परेशानी होती है। तुमने सही कहा। अरे मैं तो शीला के घर गई, उसने तो मुझे एक कप चाय तक नहीं पूछी। अब अगले दिन रोहन और आरव जो ऑफिस से घर आ रहे थे तो, अरे मेरे दोस्त, चल होटल में चले क्या? हाँ बढ़िया, मस्त खा पी कर आएंगे। नहीं भाई, हमारा बिल्कुल मन नहीं है। हमारी पत्नियों ने हमारे लिए घर पर टेस्टी खाना बनाया है, हम तो परिवार के साथ जाकर खाएंगे। अच्छा हाँ मेरे दोस्त, तूने बहुत दिनों से खाने पर नहीं बुलाया, तेरे घर का खाना बहुत अच्छा होता है। अब क्या है ना, हम फैमिली को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, बाकी सब चीजों के चक्कर पर फैमिली पर ध्यान ही नहीं गया, तो इसलिए तो अभी कोई प्लान नहीं है, बाद में कभी होगा तो बता देंगे पक्का। वहीं दूसरी तरफ सुनीता शांति से फोन पर, हाँ तो इस हफ्ते तो तू थी नहीं, तो हम अगले हफ्ते आ रहे हैं। अगले हफ्ते तो मैं अपनी बहुओं के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। अब मैं घर पर मुश्किल ही मिलूंगी। कॉल कट करने के बाद, हमने तो कितनी आसानी से मना कर दिया था और खुद आने के लिए तड़प रही है। मम्मी जी यहाँ के बढ़िया बढ़िया पकवान जो याद आ रहे होंगे। बस बेटा, पकवान का नाम मत लो, अब सब समझ में आ रहा है, हमें ही थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए, फर्क साफ दिख रहा है। कुसुम और शीला अपने घर को अपने रीति रिवाज के हिसाब से चलाया करते थे। उनकी सोच बहुत ज्यादा पुरानी थी, जिस वजह से घर की नई पीढ़ी के बच्चों को उसका सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब आयुषी घर में गंदगी होने पर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी वहाँ पर कुसुम और शीला आ जाते हैं और कुसुम कहती है, ये क्या कर रही हो बहू, शाम के समय घर में झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुझे पता है ना कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में बरकत नहीं होती। कोई फायदा नहीं है दीदी, आजकल के बच्चों को कुछ समझाने का, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इन्हें तो आजकल का वो मॉडल जमाना ही अच्छा लगता है। हमारे जमाने में बड़े बुजुर्ग साफ कह कर गए थे कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी, और ये लोग तो सोकर ही 11-12 बजे उठते हैं, तो झाड़ू भी तो देरी से लगाएंगी ना। मुझे माफ कर दीजिए, वो दरअसल क्या था कि हम सब्जी बाजार से आए थे ना, तो चप्पल पहन कर आए थे और उसी की वजह से घर में ज्यादा मिट्टी हो गई थी, तो सोचा झाड़ू लगा देती हो। सुन रही हो दीदी, कोई फायदा नहीं है ऐसे समझाने का। इसे साफ बोला है कि रसोई में भी चप्पल लेकर ना जाया करे, लेकिन जितना भी समझा लो कोई फायदा नहीं होता। बड़े बुजुर्गों ने साफ कहा है कि रसोई में चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आएगा। शीला की बात सुनकर कुसुम गुस्से में आयुषी से कहती है, बस बहुत हो गया आयुषी, अभी आखिरी बार तुम्हें मैं समझा रही हूँ, सूरज ढलने के बाद हाथ में झाड़ू नहीं होनी चाहिए। शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगेगी, मतलब नहीं लगेगी। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी कि आज के बाद शाम के समय में घर में झाड़ू ना लगाऊं, और कोशिश करूंगी कि रसोई में भी चप्पल पहन कर ना जाऊं। आप लोग गुस्सा मत करिए। हाँ वो सब ठीक है, आप जाओ और हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। बहुत देर हो गई है तुमसे बहस करते करते, सिर में दर्द हो गया है। कुसुम और शीला फिर से सोफे पर बैठकर बातें करने लगती है। वहीं आयुषी रसोई में जाती है और उसे गुस्से में देखकर नैना से पूछती है, क्या हो गया आयुषी, तुम तो झाड़ू लगाने गई थी, फिर इतने गुस्से में क्यों आ रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताओ यार नैना, ये माजी और छोटी माजी ने तो परेशान करके रखा हुआ है। हर चीज में कहती रहती है कि बड़ी बुजुर्ग ये कह गए थे, बड़े बुजुर्ग वो कह गए थे। आधे से ज्यादा काम तो उनके हिसाब से करने में परेशान हो जाती हूँ मैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, इतने रूल तो किसी स्कूल में भी नहीं होते हैं जितने रूल उनके घर में हैं। लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, घर की बहू का ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। ऐसे ही नैना और आयुषी इस बात को भूल जाते हैं और अपने घर के कामों में खुद को बिजी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी शीला 2 रोटी कुसुम को दिखाते हुए कहती है, देख रही हो दीदी, इन रोटियों को अब बहू को ये छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ेगी क्या? क्या हुआ शीला, क्या हो गया इन रोटियों में ऐसा जो ऐसे बोल रही हो? अच्छी खासी 2 रोटियां हैं, जली भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है?
कुसुम ने रोटी हाथ में पकड़ी और उसके बाद गुस्से में अपनी दोनों बहुओं पर चिल्लाते हुए कहने लगी, बहू, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रोटियों को जोड़े में घी लगाकर रखना चाहिए, और तुमने एक एक रोटी के ऊपर घी लगाकर उसे रखा हुआ है। अरे ऐसे घर में बरकत नहीं आती। बड़े बुजुर्गों ने साफ कहा है कि जोड़े में रोटियों को घी लगाकर रखा करो। माफ करना माँ जी, हमें तो याद था। वो दरअसल आज हमने थोड़ी सी मदद निधि से मांगी थी, तो उसी ने रोटियों पर घी लगाया था, तो उसे याद नहीं रहा। निधि, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इस तरह की गलती मत किया करो। कल को जब तुम शादी करके अपने ससुराल जाओगी और तुम्हारी सास इन छोटे छोटे काम में गलती निकालेगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? बड़े बुजुर्ग साफ कह गए हैं कि 2 जोड़े में रोटी पर घी लगाना चाहिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं ध्यान रखूंगी। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इसी तरह वो लोग इस बात को भूल जाते हैं। निधि ज्यादातर घर का काम किया ही नहीं करती थी और सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया करती थी, ताकि उसे हर छोटी छोटी बात पर अपनी माँ और अपनी बड़ी माँ से सुनने को ना मिले। ऐसे ही एक दिन जब निधि कॉलेज जा रही होती है कि तभी अर्जुन उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो निधि? पापा, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। आज कॉलेज के अंदर मेरा बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल है। सुबह मेरी नींद नहीं खुल पाई क्योंकि रात भर प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही थी। बस कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आज मैं कॉलेज अपने ऑफिस देरी से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें जाते हुए रास्ते में तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करता जाता हूँ। अब अर्जुन और निधि जैसे ही निकलने लगते हैं कि तभी कुसुम और शीला सोफे पर बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। नैना वहाँ चाय लेकर आते हुए छींक देती है। तभी शीला अर्जुन और निधि को रोकने के लिए कहती है, सुनो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मत जाओ। नैना बहू ने छींक मार दी है। आप जानते हो ना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब कोई भी पीछे से छींक दे तो 15 मिनट रुक कर ही जाना चाहिए। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मेरा कॉलेज के अंदर बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी पापा फरिश्ता बनकर आए थे और मुझे कॉलेज छोड़ने को तैयार हो गए थे, तो अब आप मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए क्यों बोल रही हैं? बोला ना निधि, थोड़ी देर रुक के चले जाना, वरना बेकार में नुकसान हो जाएगा। क्या पता ये भगवान का कोई इशारा हो। तुम देरी से जाओ, अभी तुम्हें कहीं जाना नहीं है। जो बात मैंने बोल दी वो बोल दी। कुसुम की बात को कोई भी नहीं टाल पाता, जिसके बाद अब निधि अपने प्रैक्टिकल को देने के लिए लेट हो जाती है। जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचती है तभी उसकी टीचर श्वेता कहती है, निधि, तुम पूरा 1 घंटा लेट आई हो और सभी लोगों की प्रैक्टिकल सबमिट हो गए हैं। अब मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल सबमिट नहीं कर सकती। सॉरी, कॉलेज में कुछ रूल होते हैं। सॉरी मैम, मुझे लेट हो गया था। वो दरअसल रात को प्रैक्टिकल बनाने में समय लग गया था। आप प्लीज़ ये प्रैक्टिकल सबमिट कर लीजिए। आज के बाद में कभी इतना लेट नहीं होगा। ये आखिरी है चांस, प्लीज़ मैम। नहीं निधि, बोला ना कि कॉलेज के कुछ रूल होते हैं। तुम पढ़ाई पर एक्स्ट्रा ध्यान देना, ताकि जो प्रैक्टिकल के नंबर कम होंगे वो तुम्हारे एग्जाम के नंबर में एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अब निधि ये बात सुनकर रोने लगती है। उसका दिल टूट जाता है। उसने पूरी रात जाकर प्रैक्टिकल तैयार किया था, लेकिन टीचर ने वो प्रैक्टिकल जमा ही नहीं किया। अब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। शाम के समय जब वो घर आती है, उस समय कुसुम और शीला दोनों ही साथ में मंदिर गए हुए होते हैं। निधि अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि तभी आयुषी और नैना उससे पूछती है, तो निधि, कैसा रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल और आज तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? निधि खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी नैना पूछती है, क्या बात है निधि, कुछ ज्यादा ही थकी हुई हो क्या? इसलिए तुम्हारे लिए मैं चाय बनाकर लाऊं? निधि अपनी दोनों भाभीयों की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और उसके बाद दोनों भाभियां उसे संभाल कर गले लगा लेती है। जैसे ही निधि उन्हें सब कुछ बताती है तो दोनों भाभियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आयुषी कहती है, अब सच में दोनों माँ जी का बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने आज तक हम लोगों पर जितने भी लिमिटेशन और रोक लगाई, हम लोगों ने सब कुछ एडजस्ट कर लिया, लेकिन वो अब जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उनकी पुरानी सोच और बड़े बुजुर्ग ये कहकर गए थे कि वजह से ही निधि का प्रैक्टिकल खराब हो गया और कल को इसके करियर पर भी बात आ सकती है। अगर कल को इसे किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिला तो माँ जी तो कहने लग जाएंगी कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़कियां विदेश में काम नहीं कर सकती। पर भाभी, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? दोनों माँ कोई बात सुनकर ही राजी नहीं है। उनकी पुरानी सोच को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस पर तो कोई पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ हो। तभी आयुषी ने नैना की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, निधि, जब किसी ताले पर पुरानी होने की वजह से जंग लगा हुआ होता है तो उसकी चाबी ढूंढने की जगह किसी पत्थर को मारकर उसे तोड़ देना चाहिए, और अब हम वही करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर ये जानना चाहती हो कि बड़े बुजुर्ग क्या क्या कह कर गए थे तो फिर हम उन्हें डिटेल में बताएंगे कि बड़े बुजुर्गों ने जाने से पहले क्या क्या कहा था। और जब तक हमारी दोनों सास हाथ जोड़कर अपनी गलती नहीं मान लेती, हम लोग नहीं रुकेंगे। तुम बस देखती जाओ।
निधि को अपनी दोनों भाभीयों की बातों पर बहुत ज्यादा यकीन था। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है और अपने गम में से उभरने की कोशिश करती है। वहीं शाम के समय जब कुसुम और शीला मंदिर से वापस घर आते हैं तभी नैना कहती है, माँ जी आप इतनी देर से मंदिर से घर वापस आ रहे हैं? हमें तो आपकी चिंता सताने लग गई थी। हम तो सोच रहे थे जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि कहीं हमारी सास को कोई चोरी करके तो नहीं ले गया। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, दरअसल पड़ोसन मिल गई थी तो उससे बातें करने लग गए थे और उस समय का पता ही नहीं चला। आज तो हो गया माँ जी, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। आप तो जानते हो कि बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि घर की औरतों को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप तो हमें भी बाहर नहीं निकलने देते ना। शीला और कुसुम नैना की बात सुनकर घबरा जाते हैं और उसके बाद शीला कहती है, अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आ जाओ। बहुत ज्यादा भूख लग रही है और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे माँ जी पहले बताना, आप तो जानते हो कि बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, इसलिए हमने सारा खाना खाकर खत्म कर दिया। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो हम लोग क्या भूखे रहेंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये बात तो शास्त्रों में भी साफ लिखी हुई है कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो यही कहकर गए हैं। कुसुम और शीला अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और वो अपनी पड़ोसन संध्या के घर जाती है। संध्या अपने घर पर चाप और रोटी खा रही होती है और संध्या कहती है, क्या बात है तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रही हो? कोई स्पेशल चुगली है क्या जो करने के लिए आ गई हो? फिलहाल तो संध्या हम तेरे घर पे 2 निवाले खाने के लिए आए हैं, जरा अपनी बहू को बोलकर हमारे लिए खाना लगवा दे। माफ करना बहन, मेरी बहू तो मायके गई हुई है। ये चाप मैं बाहर से मंगवाई थी और वो थाली में डालकर खा रही हूँ। मैं तो आज तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। शीला का यहाँ पर आना भी बेकार हो गया। चलो दीदी हम अपने घर चलते हैं और देखेंगे फिर क्या करना है। आज रात को भूखे ही सो जाते हैं। दोनों ही सास भूखी सो जाती है। उन्हें रात भर बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन वो किसी तरह एडजस्ट कर लेती है। सुबह जब वो दोनों खाना खाने के लिए नाश्ते की टेबल पर बैठी होती है तभी नैना कहती है, ये क्या कर रही हो माची? अभी आप खाना नहीं खा सकती? ये क्या बोल रही है नैना? माँ अभी खाना क्यों नहीं खा सकती? खाने में क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल बात यह है कि बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जो घर के बड़े होते हैं उन्हें सबसे पहले मंदिर में आरती धूप बत्ती करके ही खाना खाने बैठना चाहिए, और माँ जी डायरेक्ट खाना खाने बैठ रही हैं। अब बहुत ज्यादा भूख लगी है और अभी शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि पूजा करने बैठूं। पूजा करने बैठी तो 1 घंटा लग जाएगा, खाना खाने दे। वैसे माँ नैना बोल तो ठीक रही है। आप एक काम करो, जब आपने इतनी देर सब्र कर लिया है तो जल्दी से मंदिर में जाकर धूप बत्ती कर लो और उसके बाद खाना खा लेना। वहीं शीला जब ये खाने बैठती है तभी निधि कहती है, ये क्या कर रही हो माँ? आपके लिए तो सेम रूल अप्लाई होता है ना, और वैसे भी आप और बड़ी माँ अलग थोड़ी है। चलो दोनों जाकर मंदिर में पूजा करो और उसके बाद खाना खाना। अब ऐसा ही होता है, दोनों सास मिलकर पहले मंदिर में पूजा करती है, उसके बाद खाना खाने बैठती है, लेकिन तब तक दोनों बहुएं चुपके से खाने को बदल देती हैं। जैसे ही दोनों सास ढक्कन हटाकर खाना देखती है तो खाने में सिर्फ खिचड़ी और दूध होता है। ये सब क्या है बहू? खाने में तो सिर्फ खिचड़ी और दूध है। क्या आज हम नाश्ते में खिचड़ी और दूध खाएंगे? अरे माँ जी बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि सादा और सफेद खाना ही सबसे अच्छा होता है। हम तो बस वही आपको दे रहे हैं। आप ठीक रहोगी तभी तो घर की जड़ें मजबूत रहेंगी। माँ जी बाकी सब लोगों ने भी वही खाया है, आपकी कसम। आयुषी बोलकर हंसने लगती है, क्योंकि उसने सब लोगों को उनके मनपसंद का नाश्ता करवाकर पहले ही भेज दिया था। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहुएं रसोई में साथ में खड़ी हुई होती है तो आयुषी को उदास देखकर नैना पूछती है, क्या बात हो गई आयुषी? तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन दोनों माँ जी को इतना ज्यादा परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे ये सब जल्दी खत्म हो जाए? तभी नैना थोड़ा सा दिमाग में जोर डालती है और उसके बाद हंसते हुए आयुषी के दिमाग में एक प्लान बताती है, जिसे सुनकर आयुषी भी हंसने लगती है। एक दिन जब ध्रुव और विक्रम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए हुए थे और विनोद भी घर से बाहर था और घर में सिर्फ अर्जुन था, तभी आयुषी कुसुम और शीला के लिए चाय लेकर आती है और शीला से कहती है, बहू आज बिन मांगे चाय कैसे मिल गई? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे सर में दर्द हो रहा था तो हमने सोचा कि आपके लिए भी बना देते हैं, पी लीजिए। वैसे भी सूरज ढलने के बाद तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ पता है, बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि बुजुर्गों को सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। कुसुम और शीला जैसे ही चाय पीने लगती है तो वो इस बात से अनजान थे कि दोनों बहुओं ने चाय में जमाल घोटा मिला दिया था। थोड़ी ही देर में उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। दोनों एक के बाद एक बाथरूम में चक्कर लगाती है और कुछ ही देर में परेशान हो जाती है। तभी शीला अर्जुन से कहती है,
मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुबह से 5 बार फ्रेश हो गई हूँ। बस अपने बारे में सोचेगी क्या शीला, पेट में दर्द तो मेरे भी हो रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी चाय पिलाई है इस बहू ने, या हमसे कोई बदला लिया है। चलो अर्जुन, हम दोनों को जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। अर्जुन जब कुसुम और शीला को अस्पताल ले जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचता है कि तभी वहां पर नैना और आयुषी खड़ी हो जाती है। और नैना कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप कैसा अनर्थ कर रही है? शाम ढले आप अपने देवर के साथ में इस तरह बाहर घूमने जाएंगी? बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है कि भाभी को देवर से दूर रहना चाहिए। मुझे तो जाने दे, ये तो मेरा पति है, इसके साथ तो मैं घूम ही सकती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि घर की किसी भी उम्र की औरत को शाम ढले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब दोनों ही सास अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती और उन पर बरसते हुए कहती है, अरे क्या क्या कहकर गए हैं ये बड़े बुजुर्ग, खुद तो चले गए और न जाने हमें क्या क्या सिखाकर चले गए। जो मन है वही करना चाहिए, जैसे जिंदगी जीने है वैसी जिंदगी जीनी चाहिए, अब हमें जाने दे। थोड़ी ही देर में अर्जुन और कुसुम और शीला जाकर दवाई लेकर आ जाते हैं और दोनों को थोड़ी राहत भी मिल जाती है, जिसके बाद में आयुषी और नैना उन्हें बड़े प्यार से समझाती है। हम आपको यही समझाना चाहते थे कि जो बड़े बुजुर्ग कहकर गए ना, वो उनकी पुरानी सोच थी, अब आधुनिक जमाने में नई सोच होनी चाहिए। माँ जी, आपने कभी सोचा कि निधि पर क्या बीती होगी जब वो अपना प्रैक्टिकल जमा नहीं कर पाई? उसकी साल की मेहनत बस बर्बाद होते होते रह गई। माँ जी, हमने जो भी किया वो बस आप सबको समझाने के लिए किया है। ये बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो लोग अभी दुनिया में नहीं हैं। हम लोग जानते हैं कि आजकल की दुनिया में जीने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है और कौन कौन से बदलाव ज़रूरी है। परिवर्तन ही दुनिया का नियम होता है। जो भी प्राणी बदलता नहीं है उसका अस्तित्व मिट जाता है। दोनों सास को अपनी गलती का एहसास होता है और कुसुम ने कहा, मुझे माफ कर देना निधि, तू मुझे बड़ी माँ कहती है लेकिन फिर भी मैं तेरी मजबूरी को समझ नहीं पाई। हमारे वजह से तेरा साल खराब होते होते रह गया। तेरी टीचर से मैं खुद बात करूंगी कि वो तेरा प्रैक्टिकल ले ले, और मैं ही आज के बाद मैं बड़े बुजुर्ग क्या कह कर गए हैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद से बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा ये सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। अब शर्मा परिवार के लोग समझदारी से हर बात का निर्णय लिया करते, ना कि इस बात पर कि बड़े बुजुर्ग क्या बोल कर गए हैं, और इस तरह से उनके जीवन में सब कुछ हंसी खुशी रहने लगता है।